नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 12 बाजारों की समझ। इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, अर्थशास्त्र जिसे आप कहते हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे थे बाजारों की समझ और हमने एक पार्ट इसका पढ़ लिया था। यदि आप कंप्लीट अध्याय पढ़ना चाहते हैं या फिर कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सभी बुक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो वहां पे सारे अवेलेबल आपको प्लेलिस्ट में हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन स्पेशल बनाई जा रही है हमारे टीचर्स के लिए, वह जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज हमें पढ़ना है थोक और खुदरा बाजार कि थोक व्यापार किसे कहते हैं और हम खुदरा व्यापार किसे कहते हैं। इसी तरह से समझिए, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, शायद आपको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा पाऊं कि सबसे पहले होता है उत्पादक। सबसे पहले क्या होता है? आगत। आगत आपको बताया था कि आगत क्या होता है? आगत होता है कच्चा माल। क्या होता है? कच्चा माल होता है कि सबसे पहले क्या होता है? आगत है। आगत से माल पहुंचता है कहां से? उत्पादक तक। दो चीजों को बनाता है। चीजें क्लियर हुई? आगत को आपको क्या बोला अर्थशास्त्र में? अनागत को बोला है कच्चा माल। ठीक है, जिससे वो मटेरियल बनाएगा। ठीक है, फिर उत्पादक उससे चीज बनाएगा, फिर उससे क्या होगा? थोक विक्रेता खरीदेगा। थोक विक्रेता सॉरी विक्रेता से आपका खरीदेगा खुदरा विक्रेता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ से मान लेते हैं गेहूं हुआ है। अभी क्या हुआ है? गेहूं। तो गेहूं से एक दो उत्पादक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। गेहूं से क्या बनाया? आटा। क्या बनाया? आटा। आटा से क्या बनाया? ब्रेड आपकी बना दी गई। ब्रेड से इसको थोक विक्रेता ने खरीदा, और थोक विक्रेता मतलब फिर उसको आगे खुदरा विक्रेता खरीदता। थोक विक्रेता जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदता है, वो सीधे ग्राहकों को नहीं बेचता, वो पहले अपने से छोटे व्यापारी को बेचता है, और उस छोटे व्यापारी को खुदरा विक्रेता कहा जाता है। जो आपके दुकानों में चीज बेचते हैं ना, आपकी दुकान है, मार्केट में है, जिनसे चीज लेने के बाद आगे चीज नहीं बिकती, उसमें उपभोक्ता क्या सीधे इस्तेमाल करता है। जैसे आप जिससे भी चीज खरीदते हैं ना यूज करने के लिए, वो आपका खुदरा विक्रेता है। क्या है? खुदरा विक्रेता। और बाद में चीज कहां से? उससे आपकी उपभोक्ता तक पहुंच जाती है। यहाँ तक बताइए, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। आगे बढ़े हम, क्योंकि इन सभी चीजों की आपको आगे डिटेल थ्योरी मिलेगी। आप टेंशन मत लें कि आपको डिटेल्ड थ्योरी इन सभी चीजों की मिलेगी। अब देखिए, प्रत्यक्ष बाजारों के संदर्भ में थोक व्यापारी उत्पादक या विनिर्माता से अधिक वस्तुएं में क्रय करते हैं। दिक्कत है कि प्रत्येक बाजारों में क्या होता है कि थोक व्यापारी है ना, उत्पादक या विनिर्माता से अधिक मात्रा में वस्तुएं क्रय करते हैं। मतलब कि जो आपके थोक निर्माता है ना, वो वस्तुएं ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, जो आपके उत्पादक या विनिर्माता से, विनिर्माता मतलब जो चीजों को बनाता है उससे भी। उदाहरण के लिए अनाज, सब्जियां और फलों के थोक व्यापारी खेतों पर सीधा क्रय करते हैं। उत्पाद को जहां संग्रहित किया जाता है उस स्थान को गोदाम कहते हैं। मतलब उत्पाद को जहां पे इकट्ठा करके रखा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? गोदाम कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई कि जो थोक व्यापारी है वो उत्पादक या विनिर्माता से बहुत अधिक मात्रा में सामान खरीदते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो ये गोदाम आपको पता चल गया होगा कि जहां पर उत्पाद को हम संग्रहित करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोदाम कहते हैं। इन गोदामों में शीघ्र सड़ने वाली वस्तुओं के लिए शीतागार भी की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। इसने कहा कि जो जल्दी से चीजें खराब हो जाती हैं तो उनको बचाने के लिए इन गोदामों में क्या है कि आपको कोल्ड स्टोरेज, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोल्ड स्टोरेज, हिंदी में बोलते हैं शीतागार, की सुविधा भी हो सकती है। इसके बाद इन्हें जिस बाजार में लाया जाता है उसे मंडी कहते हैं। बेचने के लिए जहां इनको लाया जाएगा ना, उस बाजार को क्या बोलेंगे? मंडी कहते हैं। गोदाम आपको समझ में आ गया? जहां ऐसा पदार्थ जो खराब होने की स्थिति में, या फिर जो उत्पाद है ना जिसको जहां हम स्टोर करके रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं, वो आपका गोदाम कहलाता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के लिए थोक बाजार विद्यमान, जैसे रसायन है, विद्युत है, वस्तुएं, उनके घटक, निर्माण सामग्री और स्वचालित
पुर्जे इत्यादि। इसने कहा कि जैसे आपकी अनाज के लिए तो दो चीज होती है, जहां से वहां तक सब्जी और अनाज के लिए, उसको तो हम मंडी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बाकी चीज है, आपकी रसायन है, विद्युत है, वस्तुएं है, उनके जो आपके घटक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थोक बाजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोक बाजार। थोक विक्रेता घरों के पास स्थित दुकानों और स्टोरों को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इन दुकानदारों को खुदरा विक्रेता कहा जाता है। जो थोक विक्रेता घरों के पास स्थित दुकान और स्टोरों है ना, तो क्या करता है कि थोक विक्रेता बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीद के ले आता है और वो उसके आसपास जो दुकानें है ना, उनको वो सेल करता है भी, ठीक है। कि मान लीजिए कि 100 पैकेट ब्रेड के ले आया हो, तो क्या करेगा कि 5 इस दुकान पे बेच दिए, 5 अगली दुकान में बेच दिए, या फिर स्टोर है तो उसको क्या करता है, वो आपूर्ति करता है भी। अपने आसपास पे स्थित दुकानों और स्टोरों को वस्तुओं की आपूर्ति करता है। आपको लाइन समझ में आई, इस लाइन ने क्या कहा है। इन दुकानदारों को खुदरा विक्रेता कहा जाता है। जो ये दुकानदार है ना, इनको खुदरा विक्रेता कहा जाता है। वे हमारे जैसे अंतिम उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेचते हैं। वो क्या करते हैं, हम जो वस्तुओं का प्रयोग करता है ना, अंतिम उपभोक्ता, आप समझ गए, जो वस्तु को यूज करेगा अब आगे नहीं बेचेगा, वो आपका उपभोक्ता होता है। थोक विक्रेताओं के विपरीत खुदरा विक्रेता कम मात्रा में वस्तुएं बेचते हैं और यहाँ उत्पाद पुनः विक्रय के स्थान पर उपभोग के लिए होते हैं। तो इसने कहा कि जैसे आपका खुदरा व्यापारी था, वो अब सामान को क्या करता है, उपभोग के लिए बेचता है, यूज करने के लिए बेचता है, न कि पुनः विक्रय के लिए नहीं, दोबारा बेचने के लिए नहीं करता। वो खुदरा स्टोर पर सेवाओं के लिए भी होते हैं, जैसे आपके सैलून है, फिल्म थिएटर है, रेस्टोरेंट, ये सब आपके क्या होते हैं, सेवाओं के लिए होते हैं। इसमें क्योंकि आपको कोई चीज तो मिलती नहीं, आपके लिए कोई काम किया जाता है। खुदरा विक्रेता घरों में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि खुदरा विक्रेताओं से घरों और वस्तुओं तक ये चीजें पहुंच पाती हैं। कुछ मामलों में दूरी और क्षेत्र के कारण थोक विक्रेताओं के लिए बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचना कठिन होता है। वितरक इस अंतर को कम करने में सहायक होते हैं। क्या आपको कक्षा 6 में अमूल की कहानी में दूध के लिए मध्यस्थ याद है ना। इसमें क्या कह रहा है ये, कि जो आपका कि कुछ मामलों में दूरी ज्यादा हो जाए जब उत्पादक की, ठीक है, और क्षेत्र के कारण जो थोक विक्रेताओं के लिए सभी जो आपके ये है ना, थोक विक्रेता आपके छोटे आपके जो दुकानदार हैं, खुदरा व्यापारी हैं, इन तक नहीं पहुंच पाते, तो इनके लिए बीच में एक कड़ी और जुड़ जाती है, उनको कहते हैं वितरक। क्या कहते हैं, वितरक। वितरक क्या करते हैं कि थोक व्यापारी से सामान लेके दुकानों तक पहुंचाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। हालांकि ऑनलाइन बाजार के मामले में वितरण माध्यम अलग है। यहाँ विनिर्माता अपने उत्पाद को थोक व्यवसाय के गोदामों में बेचते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से विक्रय करते हैं। ये देखिए भी, जो ऑनलाइन है ना, यहाँ भी निर्माता क्या करता है, अपने उत्पाद को थोक व्यवसाय के गोदामों में बेचते हैं भी, ठीक है। थोक जो व्यवसाय है ना, कि उसे गोदामों में बेच देते हैं। आगे क्या होता है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से विक्रय करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आती है ना, उसके माध्यम से विक्रय करते हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन विकल्प वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से उत्पाद क्रय करते हैं, ठीक है। जो आपका उपभोक्ता मतलब आप, कि आप जो चीज खरीदते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से चीज खरीदते हैं, इन व्यवसायियों को संग्राहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संग्राहक। संग्राहक उत्पादों को पैक करता है और फिर उन्हें ऑनलाइन क्रेता तक पहुंचाता है। जो आपके ये है ना ऑनलाइन बेचने वाले, ये क्या कहलाते हैं, आपके संग्राहक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संग्राहक। क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी है ना, इसमें जो आपकी होगी शब्दों की ही वैल्यू है, आपको जो टर्म है वो समझनी है। इनको खुदरा व्यापारी, इनको क्या कहा जाता है, संग्राहक कहा जाता है। अब दोनों शब्दों के मतलब समझिए एक बार। वितरक ऐसे व्यक्ति या व्यवसाय जो निर्माताओं और थोक विक्रेताओं से खुदरा व्यापारियों को वस्तु की आपूर्ति करते हैं, जैसे आपकी डिलीवरी बॉय होते हैं भी, ठीक है। वितरक आपको समझ में आ गए। दूसरा है संग्राहक भी। वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन जो अन्य विक्रेताओं के प्रस्तावों को व्यवस्थित और संयोजित करते हैं तथा उन्हें एक ही स्थान पर उपभोक्ताओं को विक्रय करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संग्राहक बोलते हैं। वेबसाइट या
मोबाइल एप्लीकेशन है ना, ये आपके संग्राहक होते हैं, जहां हमने सबको क्या किया, पैक किया और अरेंज किया, उनके रेट के हिसाब से सारी व्यवस्था की हुई है अभी। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, संग्राहक बोलते हैं अभी। ठीक, ये आपको पता है कि ये वस्तुओं की दुकान है, खुदरा व्यापारी, तो वैसे तो ये क्या खुदरा सेवा है अभी, क्या खुदरा सेवा है अभी, सैलून वाली दुकान। आइए गुजरात के सूरत में वस्त्र बाजार के लिए प्रत्यक्ष बाजारों की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाएं कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष बाजारों में सारी चीजें आती हैं, और हमें समझना है कि चीजें हमारे तक कैसे पहुंचती है, जो आपके उत्पादन से स्टार्ट होती है। बिल्कुल पहली प्रक्रिया से देखेंगे हम। यह वस्त्रों का एशिया में सबसे पुराना बाजार है, जो आपका सूरत का बाजार है। यह नगर वस्त्रों के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ वस्त्र जो है बहुत ज्यादा मिलते हैं कपड़े के इसमें। ठीक है, सूरत में वस्त्र उत्पादन के हजारों कारखाने हैं जो सूती और सिंथेटिक वस्त्र बनाते हैं। सूती भी वस्त्र बनाते हैं और सिंथेटिक आपको पता है कृत्रिम भी बनाते हैं। सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास महाराष्ट्र के जैसे निकटवर्ती राज्यों और गुजरात के अन्य भागों की कपास मंडियों से पहुंचती है। विभिन्न चरणों की प्रक्रिया से होते हुए इस परिधान योग्य कपड़े और वस्त्र में बदल दिया जाता है, जैसे पावरलूम से बुनाई, प्रसंस्करण इकाइयों में रंगाई आदि। इसने कहा कि जो आपकी पहले तो कपास चाहिए सूती वस्त्र के लिए, जो कपास ली जाती है वो कपास आपके ली जाती है जो पड़ोसी राज्य जहाँ पे कपास होती है, महाराष्ट्र और गुजरात के भी अन्य भागों से कपास मंगवाई जाती है। फिर उसके जो अन्य प्रसंस्करण है ना करके, जो भी आपका जैसे आपका कपास से क्या आपको कपड़ा बनाना, वो सारे जो रंगाई है उनकी बुनाई सारे प्रोसेस करके कपड़ा उनका बना दिया जाता है। उत्पाद एक चरण से दूसरे चरण में बाजारों के माध्यम से जाता है। उदाहरण के लिए बुने वस्त्र, रंगे वस्त्र और तैयार उत्पाद जैसे साड़ी। अब देखिए कैसे जाता है अभी चले एक बाजार से दूसरे बाजार में, कि पहले तो कपास था, वो कपास के बाजार में गया, कपास से खरीदने के बाद उसको क्या है कि उसको बुनने वाला ले आया। अब बुनने वाले बाजार में वो चला गया, बुना हुआ वस्त्र बेचा जाएगा, फिर उससे रंगा हुआ वस्त्र बेचा जाएगा, उसको रंग दिया जाएगा ना, तो वो कहेगा रंगा हुआ वस्त्र वाले बाजार में चला जाएगा। और फिर तैयार उत्पाद जैसे उसकी साड़ी बना दी, कुछ बना दी, पूरी हुई साड़ी वाले बाजार में चला जाएगा। इस प्रकार से वो अनेक बाजारों से होता हुआ गुजरता है अभी। ये चीज क्लियर हुई आपको? अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, हर चीज आपको समझाई जाएगी। कपड़े से तैयार उत्पाद का थोक बाजार में उत्पादन इकाइयों द्वारा व्यापार किया जाता है। तो कहता है कि कपड़े से तैयार उत्पाद, कपड़े से हमने जो चीज तैयार कर ली, चाहे वो साड़ी हो, चाहे धोती हो, चाहे वो पैंट हो, चाहे कमीज हो, कपड़े से तैयार उत्पाद का थोक बाजार में उत्पादक इकाइयों द्वारा व्यापार किया जाता है। जो उत्पादक इकाइयों है ना उनके द्वारा किया जाता है। थोक विक्रेता आपूर्ति एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, क्योंकि वे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छोटे दुकानदार और बड़ी खुदरा दुकानों को उत्पादों के लिए वितरण की देखरेख करते हैं। तो उनसे कौन खरीदेगा? थोक व्यापारी खरीदेगा। कहां से खरीदेगा? थोक व्यापारी आएगा। जो कपड़े से तैयार उत्पाद है ना, ध्यान से समझना इस पैराग्राफ को, का थोक बाजार में भी उत्पादक इकाइयों द्वारा व्यापार किया जाता है। जो थोक व्यापार में थोक बाजार है ना, वहां कौन बेचता है उसको भी, ठीक है, वहां बेचता है आपका उत्पादक इकाइयां ही, जो उसने जिसने बनाया है ना वही उसको बेचता है भी। ये बात इस लाइन में समझाई गई है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, उत्पादक इकाइयों द्वारा व्यापार किया जाता है। उत्पादक इकाइयां किसको बेचेगी? थोक व्यापारी को भी। किसको? थोक व्यापारी को। थोक विक्रेता भी आपूर्ति, ठीक है, मतलब थोक विक्रेता को आपूर्ति करना, थोक विक्रेता को हम सामान बेच रहे हैं। तो ये कहता है कि थोक विक्रेता की आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, क्योंकि वे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छोटे दुकानदार और बड़ी खुदरा दुकानों को उत्पादों के वितरण की देखरेख करते हैं। क्योंकि जो थोक विक्रेता को हम सामान बेचते हैं ना, तो वो इस कड़ी की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, क्योंकि थोक विक्रेता ही, चाहे वो किसी भी स्टोर पे पहुंचाना हो, किसी भी जगह पहुंचाना, उस जो सारा सिस्टम है कि जो आपका उत्पादन वाला तो आया थोक बाजार में बेच के चला गया, अब उसको देश के बाकी हिस्सों में जहां जहां उस सामान की जरूरत है उसको खरीदने वाले हैं, तो वहां तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी है? वो आपकी थोक विक्रेता की जिम्मेवारी है। चीजें समझ में आई? छोटे दुकानों चाहे बड़ी खुदरा दुकानों के उत्पादनों के वितरण की देखरेख करते हैं। ये वह भी आकलन करते हैं कि खुदरा विक्रेताओं को कितनी मात्रा में उत्पाद की
आवश्यकता, मतलब ये सारा हिसाब किताब रखते हैं कि कितना उनका सामान बेच जाए। खुदरा जो विक्रेता है उनको कितने माल की आवश्यकता होती है। इससे उत्पादकों का उत्पाद का संग्रह करने में सहायता मिलती है और अंतिम उपभोक्ताओं को उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी आसानी होती है। कि देखिए ये इस बात का सटीक आकलन लगा लेते हैं कि उसे कितना माल बिकेगा उनका भी, ठीक है, ये पहले से ही ऑर्डर दे देते हैं। इससे क्या करता है जो उत्पादक है ना, उसको भी पता चल जाता है कि कितना माल उसे बनाना है। मान लेते हैं उसे पता है कि 10 साड़ियों के अप्रोक्सीमेट बिकेंगी उसकी नवंबर महीने में, तो वो क्या करेगा, उत्पादक को बताएगा कि 10 साड़ियां चाहिएंगी, तो उत्पादक 10 ही बनाएगा या 11-12 बना देगा, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है, और वहां पे भी कमी नहीं रहेगी, ठीक है, जहां माल चाहिए उसे भी पूर्ति होती है। तो इसने कहा कि जो आपका ये आपका थोक विक्रेता व्यापारी है, ये बहुत शानदार काम करता है। ये मतलब इसकी रीढ़ महत्वपूर्ण कड़ी आपका थोक विक्रेता, क्योंकि थोक विक्रेता है तो सारे सिस्टम को संभाल रहा है कि किस प्रकार से सामान जाना है, किस प्रकार हमें जो लास्ट में व्यक्ति खरीदता है, चाहे वो किसी छोटे से गांव में ही क्यों न हो, वहां तक भी सामान पहुंच जाता है। और दूसरा वो ये भी हिसाब किताब लगाता है कि उत्पादक कितनी जरूरत पड़ेगी और कितनी मांग और डिमांड, वो सारी चीजें देखता है आपकी। सूरत के आसपास कपास की आपूर्ति करता है, ये आपके कपास के आपूर्ति करता है, जैसे यवतमाल है, आदिलाबाद है। तो इन सब चीजों में क्या है, यहाँ पे कपास होती है और सूरत के आसपास वहां पे पहुंचा दिया जाता है अभी, ठीक है। तो ये आगे देखें कि कितने मीट्रिक टन 2017 का ये है आपका कि 10,000 से कम इस एरिया में मीट्रिक टन से होता है। 10,000 से 75,000 ये सहायक है और 75,000 से अधिक ये है आपके, ठीक है। ये यहाँ से व्यापार आती है, आप देख लीजिए इसमें किस प्रकार से आता है। जहां जहां ये कलर है ना, जहां येलो कलर है, वहां से तो कम कपास होती है, इतनी मीट्रिक टन आती है। पूरे जो हिस्सा दिखा रखा ना, वहां से आपकी कपास यहाँ पर आती है। चीजें क्लियर हुई आपकी यहाँ से। ये आपका क्या है कि आगे बंदरगाह, वायुपतन, रेल मार्ग, रोजमार्ग, नदी, सूरतनगर, वस्त्र बाजार। जो आपका वस्त्र बाजार ये है, और ये देखिए किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यहाँ से रेल के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये पानी मार्ग से जुड़े हुए हैं, ये आपके स्थल मार्ग भी हैं, और ये आपके क्या है, बंदरगाह देखिए से कितने नजदीक है, सारे संसाधन है वो इसके नजदीक है। सूरत नगर का क्या है, मानचित्र है। आपको समझ में आ गई कि हर प्रकार से विदेशों में आपको समुद्री रास्ते से भेजा जा सकता है। वायु पतन भी है आपका यहाँ पे, ठीक है, हवाई जहाज से अड्डा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, तो यहाँ से आसानी से व्यापारियों को ये चीजें बहुत पसंद आती हैं। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त सूरत में विश्व में हीरा उद्योग भी का भी सबसे बड़ा केंद्र है। कि वस्त्र उद्योग तो है ही है वहां पे, हीरा उद्योग भी है भी वहां पे। लगभग 15 लाख कारीगर हीरो को काटने और चमकाने जैसे कार्यों में बड़े स्तर पर लगे हुए हैं। 16वीं शताब्दी के बाद यहाँ से व्यापार अत्यधिक विकसित हुआ और पश्चिमी तट पर नगर के स्थित होने के कारण अनेक बंदरगाह और सड़कों के जाल बिछे, जो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण। इसने कहा कि पश्चिमी तट के नजदीक है, तो यहाँ पे समुद्री पतन हो गया, मतलब बंदरगाह बन गए विदेशों से व्यापार करने के लिए, वो सड़क से ही जुड़ गया अभी। आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये विशेष कारीगर और कुशल व्यक्तियों के समुदाय सदियों से यहाँ रहते आए हैं। उनके कौशल पीढ़ियों से हस्तांतरित होते रहे, जिससे यह एक नगर बन गया अभी। तो आप 12.24 में आपको बंदरगाह सारी चीज, वायु मार्ग, आप सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं। लोगों के जीवन में बाजार की भूमिका भी अब हमने पढ़ लिया। आपको उत्पादक समझ में आ गया, विनिर्माता समझ में आ गया, आपको उत्पादक और विनिर्माता दोनों एक ही होते हैं। फिर आपको कौन सा है, थोक व्यापारी समझ में आ गया। थोक व्यापारी और थोक विक्रेता एक ही चीज है। और आपको खुदरा व्यापारी या फिर खुदरा व्यापारी को कई बार फुटकर व्यापारी भी बोलते हैं, और एक फिर आप खुद उपभोक्ता। ये श्रृंखला होती है बाजार की। आगत किसको बोलते हैं, कच्चे माल को आगत बोलते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, बाजार लोगों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उत्पादकों को और
सॉरी उपभोक्ताओं के बीच लेन देन को सुगम बनाते हैं। यह व्यक्तियों, परिवार और व्यवसाय को उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, परंतु जिन्हें वे स्वयं नहीं बना सकते। ये चीज आपको पाठ के अध्याय में स्टार्टिंग में बताई थी कि बाजार में वही चीजें, बाजार तभी समृद्ध होगा जब बाजार में वे वस्तुएं होंगी जिन्हें व्यक्ति घर पर नहीं बना सकता। वही चीजें आपको बताई है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्पादक जिसने चीज बनाई है और उपभोक्ता जो जिसको वो चीज चाहिए, जिसको वो प्रयोग करेगा, के बीच लेन देन को सुगम बनाता है। लेन देन मतलब उसको सीधा जाता है, वो उसे वो बाजार में चीज मिल जाती है, नहीं तो वो कहाँ उसको ढूंढेगा भी। ठीक है, कि इसको ये चीज चाहिए, चाहे अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा कि कौन ये पेन बनाता होगा। ठीक है, और ये पेन बनाने वाला कहाँ मुझको ढूंढेगा कि ये पेन कौन, किसको जरूरत है इस पेन की। लेकिन बाजार में क्या है, मुझे पता है कि अगर मिलना होगा तो बाजार में मिलेगा, बाजार में जाके मैं पूछ लूंगा भी। ठीक है, उसे पता है कि इसे लेना होगा तो बाजार में ही आएगा। तो इस प्रकार उनकी प्रक्रिया को, लेन देन को ये सुगम बनाते हैं। यह व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसाय को उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करते हैं। इसने कहा कि ये जो व्यक्ति है ना, यह चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे व्यवसाय हो, उसको किसी चीज की जरूरत है भी, उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करता है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। ये चीज जो आपको बताई है कि ये है ना, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे समुदाय, चाहे कोई भी चीज, उसको उन वस्तुओं तक पहुंचने में मदद करता है जिन वस्तुओं की उसे जरूरत है भी, परंतु वह स्वयं नहीं बना सकते। वह चीज तो वो ढूंढेगा जो स्वयं नहीं बना सकता। मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये पेन मैं स्वयं नहीं बना सकता, तभी तो मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अनुभाग में हम बाजारों की भूमिका के कुछ अन्य आयामों का पता लगाएंगे। आकृति एक पेशेवर चित्रकार की है जो कैनवास पर तैल चित्र बनाती है। उसके चित्रों की सराहना की जाती, लेकिन उसे क्रेता मिल पाना कठिन लगता है। वह इस बात से चिंतित है कि अपने चित्र कहाँ और किस मूल्य पर विक्रय करे। अमरूद वाली स्थिति विपरीत कलाकृति के लिए स्थानीय क्रेता और विक्रेता बहुत कम होते हैं। तो इसने कहा कि देखिए, एक तैलीय चित्र बनाती है, आप चित्र बनाने वाली चीज पे ध्यान दीजिए कि उसे ये है कि उसे ये नहीं पता चल रहा कि उसके चित्र किस रेट पे बिक जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या मूल्य चित्रों का बेचा जाए। ठीक है, क्योंकि उसे क्रेता मिल पाना कठिन लगता है। वह इस बात से चिंतित है कि अपने चित्र कहाँ और किस मूल्य पर विक्रय करे। अमरूद वाली स्थिति के विपरीत कलाकृति के लिए स्थानीय क्रेता और विक्रेता बहुत कम होते हैं। उसने कहा कि अमरूद में तो खरीदने वाले क्या होते हैं, आसपास के लोग ही मिलेंगे। चीजें क्लियर हुई। लेकिन ये जो चित्रकार पेंटिंग बेच रही है, तो इसके लिए जो क्रेता वो स्थानीय लोग नहीं होंगे, कोई एक दो हो सकता है, वही चीज करे तो होगा जिसको इंटरेस्ट होगी कलाकृति में। क्या पैसे अन्य उत्पादों के बारे में सोच सकते जिनके लिए तैयार बाजार नहीं है। यह स्थिति क्रय विक्रय करने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है। वर्तमान समय में चित्रकार को अपने चित्रों के लिए किन किन तरीकों से क्रेता मिल सकते हैं। तो आपको बताना कि ये जैसे आपका फल सब्जियों के लिए हर किसी के लिए बाजार है, लेकिन चित्रकार है, पेंटिंग है, या फिर आप और कोई एग्जाम्पल बताइए जिनके लिए मार्केट नहीं है और उनको अपने प्रोडक्ट बेचने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, और वो किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं भी। ठीक है, तो आपको बताया कि या तो फिर क्या करें, आज के जमाने में तो सोशल मीडिया है भी आपका। ठीक है, तो आपका इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पर अपनी पेंटिंग्स वगैरह बेच सकती है। करी हुई चीजें, और उसको ये देखना है कि उसको एक पेंटिंग में मतलब कितना उसका इनपुट लगा, मतलब एक पेंटिंग बनाने में उसका खर्चा कितना है, 5 रुपए आया, 10 रुपए आया, 20 रुपए आया है, 30 रुपए आया है, ठीक है, 50 आया, जो भी आया है, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, तो प्रॉफिट ऐड करके इतने में अपनी कीमत निर्धारित कर सकती है अपनी पेंटिंग की। बाजार समाज को कैसे लाभान्वित करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में तो आपने देख लिया, समाज के लिए कैसे है। उत्पादकों को इस बात का संकेत मिल जाता है कि उपभोक्ता क्या क्रय करना चाहेंगे। वे ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाते हैं जिनमें विद्युत खपत कम होती है। कम ऊर्जा खपत वाले रेफ्रिजरेटर के उत्पादन से समाज को लाभ होता है। तो इसने कहा पूरे समाज को अब देख लिया। अभी समाज को तो क्या होगा, कोई एक व्यक्ति लाभ पहुंचा नहीं सकता समाज को। ठीक है, न समाज को कुछ घर से लगा के, मतलब कि नेचुरल प्रक्रिया में ही समाज को ऑटोमेटिक लाभ मिल जाता है। वो लाभ कैसे मिला कि आदमी है, उत्पादकों को इस बात का संकेत मिल जाता है कि उपभोक्ता क्या क्रय करना चाहेंगे, क्यों क्या लोग खरीदना पसंद करेंगे।
जैसे उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, वे क्या बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, तो वो ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाते हैं जिसमें विद्युत खपत कम होती है। कम ऊर्जा खपत करने वाले रेफ्रिजरेटर के उत्पादन से समाज को लाभ होता है, और उन्होंने ऐसा रेफ्रिजरेटर बना दिया जो कम बिजली खाएगा, तो समाज को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, और वो इनडायरेक्टली भी लाभ मिलेगा क्योंकि बिजली की खपत कम होगी, बिजली की बचत होगी। और बिजली की बचत आपको पता है कि एक जिसने फ्रिज खरीदा उसके लिए तो फायदेमंद है ही है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, सभी लोग हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। जो फ्रिज खरीदने वाले नहीं है ना, उनके लिए भी, क्योंकि आपको पता है बिजली की जो बचत है पूरे देश के लिए अच्छी बात है। यद्यपि क्रय विक्रय एक आर्थिक गतिविधि जिसमें मौद्रिक विनिमय सम्मिलित है, तथापि बाजारों में होने वाली अंतः क्रियाएं प्राय उत्पाद या सेवा या दो पक्षों के बीच परस्पर बातचीत के माध्यम से बढ़ती है। इसने कहा कि क्रय विक्रय क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि मतलब जिसमें पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, व्यापारिक है। मौद्रिक विनिमय सम्मिलित है, मौद्रिक मतलब मुद्रा का आदान प्रदान, ठीक है, पैसे का लेना देना। तथापि बाजारों में होने वाली अंतर क्रियाएं प्राय उत्पाद या सेवा या दो पक्षों के बीच परस्पर बातचीत के माध्यम से वो बढ़ती है। ये चीजें आपको समझ में आ गई, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आता। प्राय क्रेता और विक्रेता के बीच एक संबंध विकसित होता है जो कई पीढ़ियों तक भी चलता है। देख लेना, कई बार आपके पेरेंट्स जिस दुकान से सामान लेके आते, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी उसी दुकान से सामान लेते आ रहे होंगे पहले से, और आप देख लेना कई दुकानें बहुत लंबे समय तक चलती हैं, जो ग्राहक से उन्हें अपना परस्पर संबंध बना लेता है कि वो फिर उसके जो अगली पीढ़ी वो भी उससे पीढ़ी। तो शायद आपके भी घरों में से भी किसी दुकान से बहुत लंबे समय से सामान आ रहा होगा, जो पीढ़ियां कई पीढ़ी तक चलता। कुछ परिवारों का आपने दर्जी देखा होगा कि उसी दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, या फिर सुनार आपने देखा होगा उसी से आप सोने की चीजें बनवाते हैं, या फिर डॉक्टर देखा होगा जो सभी को दवाइयां लंबे समय से आपके परिवार को दवाइयां देते आ रहा होगा। पुराना भरोसेमंद संबंध बना रहता है। भारत में कई परिवार स्थानीय किराना दुकानदार के साथ एक खाता रखते हैं जिसका महीने के अंत में भुगतान कर दिया जाता है। खाता क्या होता है कि जब चीज उधार में लाते हैं तो वो उसके हिसाब किताब जो बनाता है उसको हम खाता बोलते हैं, उसमें लिख देता है कि इसके इतने रुपए का सामान हो गया। इसलिए जहां बाजार की प्रमुख भूमिका आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, वही है अनेक लोगों के जीवन में गैर आर्थिक महत्व भी रखता है भी। ठीक, गैर आर्थिक महत्व मतलब कि जो आपकी जान पहचान बनाई है ना, वो आपको गैर आर्थिक महत्व के तौर पर दिखाया गया है भी। मणिपुर की मैतेई भाषा में ईमा कैथल के नाम से जाना जाने वाला इम्फाल का एक अनूठा बाजार है। इस बाजार में लगभग 3000 महिलाओं की अपनी दुकानें जिन्हें वे ही चलाती हैं। वे सब्जियां, पारंपरिक मणिपुरी परिधान सहित अनेक वस्त्र, हथकरघा व हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, नगर व आसपास के स्थानों के लोगों को दैनिक आवश्यकताओं के सामान विक्रय करती है। एक तरफ यह बाजार रोजगार प्रदान करता जो हजारों परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। दूसरी तरफ यह बाजार विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग या विचारों का आदान प्रदान और साझा परंपराओं का आनंद लेने के लिए एक साथ आते हैं। मतलब कि जो लोग आएंगे ना, आपस में बातचीत करेंगे, तो उनके अंदर संस्कृतियों का, भाषाओं का, या फिर जो उनकी चीजें हैं, परंपराओं का आदान प्रदान जरूर होगा भी। ठीक है, कि आपने कपड़े पहन रखे हैं, कोई आप किसी दूसरे से मिले को देखा है कपड़ा बहुत अच्छा, उसे भी सूट करेगा, वो कहेगा कि मेरे लिए ला के देना, तो कपड़ों का आदान प्रदान हो गया। कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं कि कुछ शब्द जैसे आपका अभिवादन के तौर पर बोलते हैं, आपने कई देखा होगा विदेशी वैसे प्रणाम करने लगे, तो वो क्या है, एक संस्कृति का आदान प्रदान ही है। तो लोग मिलेंगे तो ये सारी चीजें जरूर होंगी। तो इस मेले में भी यही चीजें बताई गई है। वर्तमान में ऐसे अनेक परंपराएं जो क्रय और विक्रय से कहीं आगे हैं। दक्षिण भारत में हल्दी और कुमकुम के विक्रेता अपने ग्राहकों को शुभ कामनाओं के तौर पर हल्दी और कुमकुम की थोड़ी सी मात्रा अलग से बिना किसी शुल्क के देते हैं। तो इसने कहा कि कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं, ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ग्राहक थोड़ा सा, जितना ग्राहक तो कहते हैं कि देवताओं के समान है।
मेहमान है ग्राहक, और मेहमान देवता होते हैं, अतिथि देवो भव है कि जो अतिथि भगवान होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि उसको खुश करना है। इसने कहा कि वर्तमान में वैसे जो क्रय और विक्रय से कई आगे दक्षिण भारत में हल्दी और कुमकुम की विक्रेता अपने ग्राहकों को शुभकामनाओं के तौर पर हल्दी और कुमकुम की थोड़ी सी मात्रा अलग से देंगे कि ये आपकी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आप इसे बिना किसी कॉस्ट के ले जाइए। ये चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से। बाजार में सरकार की भूमिका, कि बाजार में सरकार की क्या भूमिका होती है, ये पार्ट हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अगेन जय हिंद, जय भारत।